हेलो दोस्तों, मैं नागेंद्र कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल नागेंद्र आई ट्विटर पर। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के आपदा प्रबंधन में पूरे बुक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, एक वीडियो में आपको सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा, इसलिए वीडियो को ध्यान दीजिएगा और स्किप मत करिएगा। ठीक है, और अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको क्लास 10 के हर सब्जेक्ट की पढ़ाई या ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव हो कराई जाती है। तो हमारे वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि वो भी लोग कुछ सीख सकें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। ठीक है, पहला चैप्टर है प्राकृतिक आपदा एक परिचय। ठीक, और कह रहा है कि इनमें से कौन प्राकृतिक। देखिए लंबी लाइन पहले देख लीजिए, 13 में 15, 16, 17, 18, 19 सभी बहुत बार पूछा गया है। ठीक है क्वेश्चन, तो इसलिए भी एक क्वेश्चन है। चलिए, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो सुनामी प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ भी प्राकृतिक है, भूकंप भी प्राकृतिक है। जो बच गया आतंकवाद, तो ये क्या है, मानव जनित आपदा है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगला है कि इनमें से कौन मानव जनित आपदा है। तो इनमें से सांप्रदायिक जो दंगा है वो भी मानव जनित है, आतंकवाद भी है, महामारी भी है, या इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर दूसरा के क्या हो जाएगा, डी, सभी है मानव जनित आपदा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है समुद्र में भूकंप आना, ऑप्शन बी है कि स्थलीय क्षेत्र में भूकंप आना, द्वीप पर भूकंप आना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्र में भूकंप आना है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि इनमें कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा है। तो विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा जो है ओजोन परत का क्षरण, ओजोन परत का क्षरण होना। ठीक है, अगला है कि आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं। तो आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणामों को कम करने के उपाय किया जाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है, सी। अगला देखिए, इनमें कम विनाशकारी आपदा कौन है। इनमें कम विनाशकारी है, कम विनाशकारी आपदा कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा भूस्खलन। भूस्खलन से उतना ज़्यादा क्षति नहीं होता है। अगला देखिए, अगला है कि बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीने में भयानक होता है। तो बंगाल के खाड़ी का जो चक्रवात है अक्टूबर से नवंबर महीने में क्या हो जाता है, भयानक हो जाता है। अगला देखिए, अगला है कि बाढ़ प्रबंधन में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण। तटबंध का मतलब होता है ऊंचा ऊंचा बांध बनाना, चाहे ऊंचा ऊंचा जैसे ऊंचा रखना, उसके तट को ऊंचा रखना। ठीक है, अगला देखिए, अगला है कि इनमें कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है। तो सूखा क्षेत्र माने जाने वाला है पूर्वी राजस्थान भी है, पूरा मध्य प्रदेश भी है, कर्नाटक का पठारी क्षेत्र भी है। इनमें से सभी कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, अगला है कि इनमें कौन क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है। तो भूस्खलन से सबसे अधिक प्रभावित होता है कश्मीर और उत्तराखंड, कश्मीर और उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि सुनामी क्या है। तो सुनामी क्या है यही पूछा है। तो सुनामी एक विनाशकारी समुद्री लहरें है। क्या है, विनाशकारी समुद्री लहरें, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है कि सुनामी किस भाषा का शब्द है। तो सुनामी जो है वो जापानी भाषा का शब्द है, जापानी भाषा। अगला क्वेश्चन में है कि मानव जनित आपदा के प्रभाव को कम करने का कारगर उपाय क्या है। तो मानव जनित आपदा को कम करने का कारगर उपाय है कि सामुदायिक जागरूकता पर ध्यान देना, खुद को जागरूक बनाना। अगला देखिए, अगला है भूकंप किस प्रकार का आपदा है। तो जो भूकंप है वो प्राकृतिक आपदा है। कौन सी आपदा है जी, प्राकृतिक आपदा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण था। तो महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण था कोयना बांध का निर्माण, कोयना बांध का निर्माण, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भूकंप का मापन किसके द्वारा किया जाता है।
तो भूकंप का मापन किया जाता है रिक्टर स्केल द्वारा, ठीक है। भूकंप का मापन किसके द्वारा किया जाता है? रिक्टर स्केल द्वारा। और भूकंप की तीव्रता की माप होता है सिस्मोग्राफ द्वारा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है अपरदन और निम्नीकरण किस गति से होने वाले परिवर्तन है? तो अपरदन और निम्नीकरण धीमी गति से होने वाले परिवर्तन हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि बिहार में भूकंप कब आया था? तो बिहार में विनाशकारी जो भूकंप आया था वो 1934 ईस्वी में आया था, 1934 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी? तो भोपाल गैस त्रासदी मानव जनित आपदा थी, ठीक है। मानव के कारण हुआ था, गैस का रिसाव, मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हो गया था। अगला देखिए, अगला है भूस्खलन क्या है? तो भूस्खलन प्राकृतिक आपदा है। क्या है जी? प्राकृतिक आपदा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है? तो मानव जनित आपदा नहीं है, सुनामी नहीं है। क्या है जी? सुनामी क्या है? मानव जनित नहीं है, प्राकृतिक आपदा है। तो इस तरह से पहला चैप्टर आप लोग के ख़त्म हो गया। अब बढ़ते हैं दूसरा चैप्टर की ओर। दूसरा चैप्टर जैसा कि देख सकते हैं, दूसरा में है, चैप्टर का नाम है प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, बाढ़ और सुखाड़, ठीक है। प्राकृतिक आपदा में और इसमें प्रबंधन पढ़ना है, माने सुरक्षा, और बाढ़ और सुखाड़ के बारे में। चलिए आगे देखिए, अगला पहला क्वेश्चन इसमें का है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या था? तो नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण था नदी की तली में अवसाद का जमा होना, नदी के तली में अवसाद का जमा होना। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ ग्रस्त है? तो बिहार का जो उत्तरी क्षेत्र है, ठीक है, उत्तरी क्षेत्र वो क्या है? बाढ़ग्रस्त है, ठीक। और दक्षिणी क्षेत्र सूखाग्रस्त है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा गया है? तो कोसी नदी को, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। कोसी नदी को शोक नदी कहा गया। देखिए ये लंबी लाइन देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए कितना बार पूछा गया है, 16, 19, 19, 20, 21। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है बाढ़ क्या है? तो बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ क्या है? प्राकृतिक आपदा, ऑप्शन नंबर ए। आगे है सूखा या सुखाड़ किस प्रकार की आपदा है? तो ये भी क्या है? प्राकृतिक आपदा है। सुखाड़ किस प्रकार की आपदा है? प्राकृतिक आपदा। अगला क्वेश्चन देखिए, सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? तो सूखे की स्थिति जो होती है वो होती है धीरे धीरे। क्या होती है? धीरे धीरे, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि सूखे के लिए जिम्मेवार कारक क्या है? तो सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है वर्षा की कमी, ठीक है। वर्षा की कमी सूखे के लिए जिम्मेवार है। आगे है सूखे से बचने का एक मुख्य तरीका है। तो सूखे से बचने का एक मुख्य तरीका है कि वर्षा के जल का संग्रहण करना चाहिए, संग्रह करना चाहिए। आगे देखिए, अगला है कि कुशहा तटबंध किस नदी पर है? तो कुशहा तटबंध कोसी नदी पर है। किस नदी पर है जी? कोसी नदी पर, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, अगला बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है। तो बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है बाढ़। क्या है जी? बाढ़। बिहार में हर साल बाढ़ आता है, बहुत सारे लोग बाढ़ में बह जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? तो भाखड़ा नांगल बांध जो है सतलज नदी पर है। किस नदी पर है? सतलज नदी पर। अगला देखिए, अगला में है कि पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली कौन नदी है? तो पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली नदी जो है दामोदर नदी है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन देखिए कि सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया। तो सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया है गोविंद सागर। क्या है जी? गोविंद सागर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि कृषि सुखाड़ होता है। तो कृषि सुखाड़ होता है जल के अभाव में। किसके अभाव में? जल के अभाव में, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। तो बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है फसलों को भी होती है, पशुओं को, भवनों की, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी हो जाएगा, इनमें से सभी को होती है। अगला देखिए, अगला है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के जाड़े के दिनों में बाढ़ से ग्रस्त होने की आशंका है? तो जाड़े के दिन में जो है तमिलनाडु में बाढ़ आने की आशंका होती है। अगला देखिए, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त रहता है? तो
इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात अधिकतर सूखे से ग्रस्त रहता है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि बिहार में कितनी जमीन पर बहुउद्देशीय सामुदायिक भवनों का निर्माण की योजना है? तो आंसर हो जाएगा 4000 वर्ग फीट पर। कितने पर? 4000 वर्ग फीट। अगला क्वेश्चन देखिए कि बिहार के कितने जिलों में आपात कार्रवाई केंद्र स्थापित करने की योजना है? तो आंसर हो जाएगा 38। कितने जिलों में? 38 जिलों में। ठीक है, यानी बिहार में कितने ज़िले हैं? 3800 जिलों में। अगला है कि आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है? तो आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक है स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, गांव मोहल्ले के लोग भी हैं। सभी आपदा को प्रबंधन करने का प्रमुख घटक सभी लोग हैं। ठीक है, इनमें से सभी मारिएगा। अगला क्वेश्चन है कि आपदा के समय कौन सी समस्या संचार में बाधक होती है? तो आपदा के समय जो होती है मोबाइल तथा टावरों ट्रांसमिशन टावरों का टूटना ये ज़्यादा होता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला है कि कृषि सूखा से बचने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? तो कृषि सूखा से बचने का सबसे सर्वोत्तम उपाय है जल संसाधनों का वैज्ञानिक विकास करना। अगला क्वेश्चन है कि नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में वृक्षों के रहने से क्या लाभ है? तो वृक्षों के रहने से लाभ होता है कि बादल आकर्षित होते हैं और वर्षा की संभावना बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। इस तरह से आप लोग के दूसरा चैप्टर खत्म हो गया। तीसरा चैप्टर देखिए, तीसरा चैप्टर का नाम है प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, भूकंप एवं सुनामी। ठीक है, चलिए इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, इसमें है कि पहला क्वेश्चन है कि महासागरों के तली पर होने वाली कंपन को किस नाम से जाना जाता है? तो महासागर के तली पर होने वाली कंपन को सुनामी के नाम से जाना जाता है। पहला के क्या हो जाएगा? सी। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? तो 26 दिसंबर 2004 को बंगाल की खाड़ी में भूकंप आया था। ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जानते हैं? तो भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को जानते हैं पी तरंग। कौन जी? पी। आगे देखिए, अगला है कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहा जाता है अधिकेंद्र। कौन केंद्र जी? अधिकेंद्र। अगला देखिए, अगला है कि भूकंप अथवा सुनामी से बचाव का इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है? तो भूकंप अथवा सुनामी से बचाव का इनमें से कौन तरीका सही नहीं है? भगवान भरोसे बैठे रहना। भगवान भरोसे बैठे रहिएगा तो कुछ नहीं कर पाइएगा कि भगवान बचाएंगे। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भूपटल के नीचे का वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है कहा जाता है? तो जहां भूकंप का जन्म होता है उसे कहा जाता है भूकंप केंद्र। क्या कहा जाता है जी? भूकंप केंद्र। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, किस देश को भूकंपों एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है? तो जापान को भूकंपों या और ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि इनमें से कौन सा भूकंपीय तरंग नहीं है? तो इनमें से वो भूकंपीय तरंग नहीं है। वो भूकंपीय तरंग नहीं है। अगला देखिए, भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया है? तो भारत को 5 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया। कितने भूकंपीय क्षेत्रों में? 5 भूकंपीय। आगे देखिए, सबसे खतरनाक तरंग कौन होता है? तो सबसे खतरनाक तरंग होता है एल तरंग। कौन तरंग? एल तरंग। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? तो इसका आंसर हो जाएगा देहरादून। कौन हो जाएगा जी? देहरादून। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि अगला चैप्टर है, जैसे तीसरा चैप्टर खत्म हो गया, अब चौथा चैप्टर देखिए। चौथा चैप्टर है जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन। ठीक, इसमें का क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है कि बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? तो बाढ़ के समय ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए जी? ऊंची भूमि वाले स्थान पर। आगे देखिए, अगला है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो मलबे के नीचे दबे लोगों को पता लगाने के लिए इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग किया जाता है। इंफ्रारेड कैमरा बहुत छोटा कैमरा होता है। ठीक है, बहुत छोटा। आगे देखिए, अगला है कि आग से
जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? तो जब आग से जलने पर ठंडा पानी डालना चाहिए। क्या डालना चाहिए जी? ठंडा पानी डालना चाहिए। आगे है, बस्ती मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? तो बस्ती या मकान में आग लगने की स्थिति में अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। आगे देखिए, अगला है कि सुनामी किस स्थान पर आता है? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। तब सुनामी जो है समुद्र में आता है। सुनामी कहाँ आता है जी? समुद्र में। ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से आपका चौथा चैप्टर खत्म हो गया। अब देखिए पांचवा चैप्टर। पांचवा चैप्टर का नाम है कि आपदा काल में वैकल्पिक संचार की व्यवस्था। ठीक है, आपदा काल में वैकल्पिक संचार की व्यवस्था। देखिए, सामान्य संचार व्यवस्था को बाधित होने का मुख्य कारण है। तो सामान्य संचार व्यवस्था को बाधित होने का मुख्य कारण है केबल का टूट जाना। क्या है जी? केबल का टूट जाना। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है सार्वजनिक टेलीफोन। ठीक है, पहले टेलीफोन था। ठीक है, अब तो मोबाइल हो ही गया, बाकी चूँकि पहले का बुक है इसलिए सार्वजनिक टेलीफोन पर मारिएगा। अगला है कि सुदूर संवेदी उपग्रह, जिसको रिमोट सेंसिंग उपग्रह का नाम से जानते हैं, का प्रयोग किस लिए होता है? तो सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग होता है संसाधनों की खोज के लिए। किसके लिए? संसाधनों की खोज के लिए। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि वैकल्पिक संचार साधन इनमें से कौन नहीं है? तो वैकल्पिक संचार साधन इनमें से अंतरिक्ष नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग होने वाला साधन कौन है? तो वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग होने वाला साधन मोबाइल है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। चलिए आगे देखिए, अगला चैप्टर का नाम है छठा चैप्टर आपदा और सह अस्तित्व। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो भूकंप क्या है जी? प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। अगला देखिए, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होना चाहिए? तो भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति जो होना चाहिए आयताकार होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? आयताकार। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण क्या है? तो भूस्खलन वाले क्षेत्रों पर मकानों का निर्माण अनुचित है। ठीक है, कभी भी आ जाएगा, मकान गिर जाएगा। आगे देखिए, अगला है कि सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? तो सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकानों का निर्माण करना चाहिए समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। तो बाढ़ से सबसे अधिक हानि इनमें से सभी को होती है, और ऐसे तो फसल ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग ए ही मारिएगा। बस आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।